यस, गुड मॉर्निंग। आज हम डेटास मैनेजमेंट के रिवीजन पार्ट 2 की तरफ है और आज आखिरी रिवीजन। डेटास मैनेजमेंट पूरा खत्म हो जाएगा। लास्ट लेक्चर पार्ट 1 था, अभी ये पार्ट 2 में पूरा 100% डेटास मैनेजमेंट के सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। कल हमने क्रेडिट पॉलिसी का इवेल्युएशन सीखा था कि क्रेडिट पॉलिसी का डिसीजन कैसे लिया जाता है, कि हम उधार माल दें कि ना दें, दें तो कितने दिन के लिए उधार दें, वो सब कुछ सीखा। आज हम उसी के सेकेंड पार्ट फैक्टरिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। तो फैक्टरिंग होता क्या है, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं कि फैक्टर क्या है, फैक्टरिंग सर्विसेज क्या है। तो वो आपको पूरा क्लियरली पता है, राइट। और ये चार्ट आपको और क्लियरली, बहुत बेसिक सा चार्ट बनाया मैंने, राइट, कि ये आपको बहुत क्लियरली बता देगा कि कंपनी और कस्टमर के बीच में एक कलेक्शन एजेंट का जो काम कर रहा होता है वो फैक्टर होता है, राइट। वसूली भाई का जो काम कर रहा होता है वो फैक्टर होता है, राइट। अब इस बंदे को अपॉइंट करना है, नहीं करना है तो क्या क्राइटेरिया होगा, क्या चीजें होगी, ये इवेल्युएशन ही फैक्टरिंग का डिसीजन है, राइट। कि इस बंदे को हमें अपॉइंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि स्टार आएगा, राइट। इस बंदे को अपॉइंट करने के बाद के प्रोसेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, अपॉइंट करते टाइम क्या हमें इवेल्युएशन करना है उसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस आपने जरूर देखा होगा कि कंपनी अपॉइंट करेगी, राइट, फैक्टर कस्टमर्स को अप्रोच करेगा, पेमेंट लेगा, ये सारा प्रोसेस में मैं नहीं जा रहा, ये बेसिक आपको पता है कि इस पूरी प्रोसेस को हम फैक्टरिंग बोलते हैं। आज मैं मेन एस्पेक्ट पे जा रहा हूं कि इस बंदे को हम हमारा काम क्यों सौंपे, राइट। हमारा कलेक्शन की जिम्मेदारी इस बंदे को हम क्यों दें, क्या रीजन है जिसकी वजह से इस बंदे को हमें लाना पड़ रहा है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या इतना कैपेबल नहीं है कि कलेक्शन का काम खुद इन हाउस देख पाए, राइट। तो पॉसिबिलिटीज है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आ सकते हैं कि यार इस बंदे की जरूरत क्या पड़ी आखिर ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस बंदे की जरूरत इसलिए है कि ये बंदा कभी आपका कुछ फायदा करवा सकता है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में फायदा हो रहा है उससे ज्यादा फायदा करवा सकता है। अब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि यार अगर ज्यादा फायदा करवा सकता है तो ऐसी डील हम सुनना चाहेंगे। तो क्या होता है कि ये फैक्टर आके बोलता है कि साहब अब तक आपके बिजनेस में पैसा डूब रहा था ना। बोले हाँ डूब रहा था। बेड डेप्स कुछ हो रहा था? बोले हो रहा था। बोले मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आपका आगे से बेड डेप्स नहीं होगा, मतलब वो बेड डेप्स आपका फायदा हो जाएगा। बोले हाँ ठीक है यार, अच्छी बात बोली आपने। फिर बोला सर आप क्या कर रहे थे कि डेटर्स को मैनेज करने के लिए कुछ खर्चे भी कर रहे थे क्या आप? डेटर्स को एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक तो पैसा डूब रहा था वो अलग चीज है, लेकिन उसको कलेक्शन के लिए आपने कुछ एफर्ट्स भी तो लगाए होंगे जिसके लिए खर्चा हुआ। बोले हाँ हुआ। बोले आगे से वो खर्चा करने की आपको जरूरत नहीं है, वो सारे एफर्ट हम लगाएंगे, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी आपकी बच जाएगी। तो आपको मजा आया कि यार अच्छी बात बोल रहा है, लेकिन साथ में एक क्वेश्चन, एक सवाल भी था कि भाई साहब आप कुछ लोगे क्या, ये समाज सेवा कर रहे हो? बोले समाज सेवा थोड़ी कर रहे हैं, हम भी कुछ लेंगे, राइट। तो बोले क्या लोगे? बोले हम कमीशन लेंगे, आपका जो कलेक्शन करके आ रहे हैं उसके लिए हम कमीशन लेंगे। ठीक है, और भी कुछ लोगे क्या? बोले और कुछ लेंगे, लेकिन उस पर डिपेंड करेगा कि आपको आपको जो है वो सर्विसेज हमारी चाहिए कि नहीं चाहिए। कमीशन तो हम लेंगे, ये श्योर है, कमीशन तो हम 100% लेंगे, लेकिन सेकंड वाला एलिमेंट, सेकंड वाली कॉस्ट आपके लिए तभी आएगी जब वो सर्विसेज आपको चाहिए। बोलो कौन सी सर्विसेज? बोले एडवांस वाली सर्विसेज, कि हम आपको जो कस्टमर से कलेक्ट करके लाके देंगे थोड़े दिन बाद, वो हम आज ही दे देंगे, आज ही एडवांस दे देंगे, पहले ही पैसा दे देंगे, बाद में कलेक्ट करने जाएंगे तो उस एडवांस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, राइट। वो एडवांस इंटरेस्ट फ्री नहीं देंगे, राइट। तो ये सर्विसेज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझसे एडवांस अगर ले रहे हो तो मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, एडवांस नहीं ले रहे हो, आप टाइमली पेमेंट ले रहे हो कि जब पैसा कलेक्ट हो जाए तभी देना, तब कोई इंटरेस्ट नहीं, केवल कमीशन होगा। तो ये दोनों इवेल्युएट करेंगे हम, इवेल्युएट करके ये चेक करेंगे कि हमारा फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। ये फायदा और नुकसान एक स्टेटमेंट में कैलकुलेट किया जाएगा, जो स्टेटमेंट कुछ इस टाइप का होगा, राइट। कि स्टेटमेंट की हेडिंग वही होगी, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट सेविंग ऑब्लिक नेट कॉस्ट ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ फैक्टर, वो सब आएगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। हम दो पार्ट में इस क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं हमेशा, कि एक हम लिखेंगे सेविंग ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ फैक्टर और एक हम लिखेंगे कॉस्ट ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ फैक्टर, कि फैक्टर के आने की वजह से फायदे क्या क्या हो रहे हैं, फैक्टर के आने की वजह से नुकसान क्या क्या हो रहे हैं। फायदे ज्यादा होंगे, नुकसान कम होंगे, तो फैक्टर को अपॉइंट करेंगे। फैक्टर बोलेगा मैं आपका 1 लाख रुपए का बेड डेप्ट जो है वो वसूल करके ले आऊंगा और इसके बदले में मेरी फीस 1.5 लाख रुपए होगी, तो फिर फायदा नहीं है यार। फिर बोलेंगे तो भैया आप
बेहतर है कि मत आओ, राइट। 1 लाख हम वसूल करने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए देंगे, तो ये तो कोई बिजनेस डील नहीं दिखती हमको। गेटिंग माय पॉइंट। तो दोनों को जब तक कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि सेविंग ज्यादा है कि कॉस्ट ज्यादा है, करेक्ट। सेविंग में क्या क्या आएगा? जनरली सेविंग में आएगा बेड डेप्स, एक तो बेड डेप्स बच जाएगा, ठीक है। दूसरा सेविंग में आएगा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये बच जाएगा। कभी कभी सेविंग में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, ये कभी कभी होगा, कब होगा हम क्वेश्चन अभी देखेंगे तो पता चलेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सेविंग भी आ सकती है, ठीक है। और कॉस्ट में क्या क्या आएगा? कॉस्ट में आएगा कमीशन, और सेकंड सर्विसेज अगर हम लेते हैं तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस। टोटल सेविंग कर देंगे, टोटल कॉस्ट कर देंगे, राइट। टोटल सेविंग को ए नाम दे देंगे, टोटल कॉस्ट को बी नाम दे देंगे। ए में से बी जब हिस्सा लेस करेंगे तो आंसर की पॉसिबिलिटीज दो है, या तो प्लस आंसर होगा या माइनस आंसर होगा, राइट। जीरो भी हो सकता है, लेकिन हम इन दो में जा रहे हैं, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। प्लस होगा इसका मतलब फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है। माइनस मतलब फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। तो प्लस वाले केस में हम फैक्टर को अपॉइंटमेंट का डिसीजन लेंगे, और माइनस वाले केस में फैक्टर को हम रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन किसी कंडीशन में एक कंडीशन ऐसी भी आती है जहां माइनस वाले केस को भी प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं, कि माइनस वाले केस को भी हम फैक्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसी कौन सी सिचुएशन है यार भैया कि माइनस है फिर भी सेलेक्ट कर लेंगे? क्या होता है कि ये अमाउंट माइनस, लेट्स से कि हमारी सेविंग है 1 लाख, और ये अमाउंट आया 1,10,000। 1,10,000 मतलब 10,000 हो गया नेगेटिव। तो फैक्टर को अपॉइंट करने से 10,000 का क्या हो जाएगा? नुकसान। अब नुकसान के केस में हम जनरली ये बोलते हैं कि सेलेक्ट नहीं करेंगे, राइट। लेकिन यहां पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या रीजन है वो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि माइनस होने के बावजूद सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप फैक्टर से एडवांस ले रहे हो। लेट्स से आप एडवांस ले रहे हो फैक्टर से 10 लाख रुपए का। इस एडवांस की आपको जरूरत है तभी ले रहे हो आप, बिना जरूरत का तो एडवांस लोगे नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट का बर्डन है इसके ऊपर। तो आपको जरूरत है इसलिए एडवांस ले रहे हो। तो ध्यान से सुनना कि ये एडवांस अगर फैक्टर से नहीं लोगे ना, तो बैंक से लेना पड़ेगा या किसी थर्ड पार्टी से लेना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। मतलब किसी न किसी सोर्स से पैसा तो लाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस को पैसे की नीड है। अब वो चाहे फैक्टर फुलफिल करे, चाहे कोई हमारा बैंक ओडी फुलफिल करे, चाहे हमारा कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन फुलफिल करे, लेकिन उस पैसे की जरूरत बिजनेस को है, तो बिजनेस में पैसा तो आएगा, ये श्योर है, वो किसी भी सोर्स से आए। अब वो 10 लाख रुपए जब हम बैंक में लेने जा रहे हैं ना, तो बैंक वाले हमसे बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपए पे बिल्कुल छोटा सा स्मॉल सा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% का। तो भी 1 लाख रुपए का सालाना इंटरेस्ट हो सकता है। समझ पा रहे हो क्या आप? राइट। और अगर ये मैं पूरी सालाना कैलकुलेशन कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल सालाना कैलकुलेशन कर रहा हूँ, राइट, वो डिपेंड करेगा पीरियड टू पीरियड, पर अभी एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको कि 10,000 रुपए आपका नेगेटिव आया, और 10,000 रुपए नेगेटिव आया और बैंक से लोन लोगे तो बैंक बोल रहा है कि 10% चार्ज करूंगा। 1 लाख रुपए का नेगेटिव है, 1 लाख रुपए कॉस्ट लग रही है ना आपकी, और ऊपर से बैंक के केस में ये सेविंग भी नहीं होगी। फैक्टर से पैसा ले रहे हो तो 10,000 का ही नुकसान है, बैंक से पैसा ले रहे हो तो 1 लाख का नुकसान है। मतलब उस केस में फैक्टर सेलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, माइनस होने के बावजूद। तो उस टाइम पे जब हम सोर्सेस को कंपेयर कर रहे होंगे, तो उस सोर्सेस में फैक्टर को कंपेयर करते टाइम चाहे वो नेगेटिव है तो भी सेलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे सोर्सेस के कंपैरिजन में वो कम नेगेटिव है। ये कम नेगेटिव क्यों होता है? जनरली फैक्टर्स कम नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि बैंक से लोन लेने पे फायदा तो कुछ नहीं होता, क्योंकि बैंक से लोन लेने पे बेड डेप्ट थोड़ी बच रहा है हमारा, बैंक से लोन लेने पे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट थोड़ी बच रहा है हमारा। लेकिन फैक्टर से लोन लेने पे क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा सेविंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग रिड्यूस हो जाती है। सारा क्या थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हो रहा है? अब मैं धीरे 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 प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ आ रहा हूँ, राइट। कि ये सारी कैलकुलेशंस जो है, राइट, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ बेड डेप्ट आएगा और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगा। मैं एक एक चीज को बहुत बारीकी से आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ, ऐसा ध्यान रखा आपने तो सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, राइट। बेड डेप्ट जो आएगा, तो बेड डेप्ट का अगर मैं स्टार बोलूं तो बेड डेप्ट का स्टार ये है कि बेड डेप्ट विल अप्लाई ऑन क्रेडिट सेल, नॉट टोटल सेल, राइट। तो ये अप्लाई होगा किस पे? क्रेडिट सेल पे। हमको ये ध्यान रखना है बस, राइट। बेड डेप्ट का परसेंटेज होगा और क्रेडिट सेल पे अप्लाई होगा। बोले बहुत नॉर्मल बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वही वाला हिस्सा आप सेविंग में लेना जो अवॉइडेबल है, जो अवॉइडेबल है। क्वेश्चन में लिखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 5 लाख है, लेकिन 60% अवॉइडेबल है।
एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 5 लाख है लेकिन 80% अवॉइडेबल है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 5 लाख है लेकिन 90% अवॉइडेबल है। तो जितना ये परसेंट अवॉइडेबल लिखा है ना, उतना ही प्रोपोर्शन आपका सेविंग में आएगा, क्योंकि जो अवॉइड हो सकता है वही सेविंग है। जो नॉन अवॉइडेबल कॉस्ट है वो तो पहले भी लग रही थी, आज भी लगेगी, तो सेविंग नहीं हो सकती। बोले कभी क्वेश्चन साइलेंट हो तो सर क्या लेना है, क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम बाय डिफॉल्ट 100% अवॉइडेबल मान लेंगे। मतलब 5 लाख का एडमिनिस्ट्रेशन लिखा और ये नहीं लिखा कि कितना परसेंट अवॉइडेबल है, तो ये मान लिया जाएगा बाय डिफॉल्ट कि वो 100% अवॉइडेबल है। क्या दोनों डाउट क्लियर है कि बैड डेट्स का परसेंटेज क्रेडिट सेल पे अप्लाई होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में वही वाला पोर्शन आएगा जो अवॉइडेबल है। अगर ये अवॉइडेबल वाली लैंग्वेज नहीं लिखी है तो पूरा का पूरा अवॉइडेबल मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं अगले वाले पोर्शन पे कि यहाँ कमीशन आएगा। एक कमीशन किस पे अप्लाई होगा, तो कमीशन का रेड वाला जो हिस्सा है, राइट, रेड पेन से मैं वो लिख रहा हूँ जो एक स्पेशल पॉइंट की तरफ आ रहा है। कमीशन जो अप्लाई होगा वो क्रेडिट सेल पे अप्लाई होगा, टोटल सेल पे नहीं होगा, क्योंकि कलेक्शन की जिम्मेदारी केवल फैक्टर को उसी सेल की दी जाती है जो क्रेडिट है, राइट। टोटल सेल के कलेक्शन की जिम्मेदारी नहीं दी जाती। ठीक है, और एक आएगा बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक, वो है इंटरेस्ट ऑन एडवांस। ये कंसेप्ट मजेदार है कि इंटरेस्ट ऑन एडवांस जो है ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसके तरीके हैं, राइट। इसको अब आईसीयू में ले जाएंगे हम और आईसीयू में एक एक हिस्से को अलग अलग करके समझेंगे, राइट, कि इंटरेस्ट ऑन एडवांस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो मेरे साथ बस बने रहना। इंटरेस्ट ऑन एडवांस की कैलकुलेशन पे आ रहा हूं मैं। इंटरेस्ट ऑन एडवांस कैसे कैलकुलेट होगा कि भैया ये डिपेंड करेगा कि हमने एडवांस कितना लिया। जितना एडवांस लिया ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो उतने पे ही लगेगा, क्योंकि लोन का पोर्शन तो वही है जो हमने एडवांस लिया। तो एडवांस का अमाउंट होगा मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट। एडवांस का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा उसकी चर्चा मैं करूंगा, राइट। इसकी चर्चा मैं करूंगा कि एडवांस कैसे कैलकुलेट होगा, राइट। यहां पे मैं हैश बना रहा हूं, इस हैश को मैं बाद में डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो एडवांस मान लो एक बार के लिए कि एडवांस डायरेक्टली गिवन है कि इतना एडवांस फैक्टर दे रहा है, तो एडवांस इनटू इंटरेस्ट रेट, तो ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट आया। एडवांस इनटू इंटरेस्ट रेट करेंगे तो ये तो पर एनम का इंटरेस्ट आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे उतने पीरियड के लिए जितने पीरियड फैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट रहा। अब फैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का होगा, तो फैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कलेक्शन पीरियड पे, कि जितने दिन आपके कलेक्शन के लग रहे हैं कस्टमर से लेके फैक्टर आपको लाके दे रहा है, वो कलेक्शन पीरियड आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं ACP डिवाइडेड बाय 12 या 365 या 52, डिपेंड करेगा कि एसीपी किस में दिया है। लेट्स से कि फैक्टर ने बोला कि मैं 30 दिन में कलेक्ट करके लाके दे दूंगा, तो फिर 30 दिन का ही एडवांस लगेगा। फैक्टर बोलेगा कि मैं 2 महीने में लाके दूंगा, तो 2 महीने का लगेगा, तो उस केस में 2 डिवाइड बाय 12 कर देंगे। 30 दिन होगा तो 30 डिवाइड बाय 365 कर देंगे। कभी कभी 365 की जगह क्वेश्चन आपसे 360 की डिमांड भी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, करेक्ट है। तो ये ध्यान रखना कि ये एडवांस का जो मीटर है वो एसीबी तक ही सीमित है, पूरे साल का एडवांस पे इंटरेस्ट नहीं लेगा। जितने टाइम फैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट है उतने टाइम तक का ही एडवांस लिया जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि एडवांस की कैलकुलेशन कैसे होगी, हम उसमें एंटर हो रहे हैं, राइट। पूरे पूरे सारे कंसेप्ट हमने कल ही रूल बना लिया था कि हम पहले पूरे सारे कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद सारे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि किसी को अगर कंसेप्ट के बाद क्वेश्चंस नहीं देखना है तो वो वीडियो को वहीं स्टॉप कर सकता है और क्वेश्चन अपने साइड से ट्राई कर सकता है। ठीक है, ठीक है, चलो इस एडवांस को मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं, राइट। इंटरेस्ट ऑन एडवांस ऐसे कैलकुलेट होगा, लेकिन एडवांस कैसे कैलकुलेट होगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। एडवांस की 2 अलग अलग टाइप की लैंग्वेज आती है। अलग अलग टाइप की लैंग्वेज क्या आती है, ऐसा लिखा होता है कि फैक्टर विल गिव एडवांस अप टू 90%, फैक्टर विल गिव एडवांस अप टू 80%, फैक्टर विल गिव एडवांस अप टू 75%, राइट। बस इतना सा लैंग्वेज लिखा है कि 75% एडवांस देगा, 80% एडवांस देगा, 90% एडवांस देगा, तो बात खत्म। अगर ये वाली लैंग्वेज आती है कि फैक्टर को डायरेक्टली लिखा है कि फैक्टर विल गिव एडवांस ऑफ दिस परसेंट, राइट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको कि क्रेडिट सेल, लेट से क्रेडिट सेल जो है वो है 1 लाख, ठीक है। इस 1 लाख को बेस बनाते हुए मैं आपको समझा रहा हूं कि लैंग्वेज आई फैक्टर विल गिव 80% एडवांस, इतना लिखा हुआ है, फैक्टर विल गिव 80% एडवांस। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा करना है 1 लाख का 80%, 80,000 एडवांस, बात खत्म। और कुछ भी नहीं होगा इसमें। 1 लाख मल्टीप्लाई 80%, 80,000 का एडवांस हो गया। क्लियर, ये लैंग्वेज आई तो ये करना है। लेकिन अगर लैंग्वेज कुछ अलग आती है,
राइट मैं इसी लैंग्वेज को अपोजिट में बोल रहा हूं, लेकिन एडवांस का अमाउंट चेंज हो जाएगा। लैंग्वेज अपोजिट क्या है कि फैक्टर विल गिव एडवांस आफ्टर विथहोल्डिंग 20% रिजर्व। लैंग्वेज आपको इनडायरेक्टली सेम दिख रही होगी कि बोले 80% एडवांस देगा कि 20% रिजर्व रख के एडवांस देगा, बात एक ही है, लेकिन आंसर चेंज हो जाएगा। आंसर में चेंज क्या होगा कि अब इस केस में जब हम एडवांस देंगे या एडवांस की कैलकुलेशन करेंगे तो वो एडवांस की कैलकुलेशन कुछ ऐसी होगी। क्रेडिट सेल कितनी है, बोले 1 लाख माइनस रिजर्व एट द रेट 20% यानी कि 20,000। यहां तक तो ठीक है बात, यहां तक तो आपको लग रहा है आंसर सेम आ रहा है, लेकिन एक चीज इस टाइप की लैंग्वेज में एक चीज और लेस होती है। आपको याद आ गया होगा, हमने क्लास में बहुत फोकस करके पढ़ा था, लॉजिक के साथ देखा था इसको कि ये जो है माइनस, इसमें से एक चीज और होगी, वो होगी कमीशन का अमाउंट। माइनस क्या होगा, कमीशन। लेट्स से कि मैं यहां लिख लेता हूं कि कमीशन जो है वो 5,000 है, एग्जाम्पल ही लिख रहा हूं, कमीशन 5,000 है, तो यहाँ पे -5,000 भी करेंगे हम, राइट, -5,000 भी करेंगे तो एडवांस का अमाउंट यहाँ 75,000 होगा, जो कि पहले वाली लैंग्वेज में नहीं हो रहा है ऐसा। इस वाली लैंग्वेज में हम माइनस कमीशन नहीं कर रहे हैं, इस वाली लैंग्वेज, रिजर्व वाली लैंग्वेज में ही माइनस कमीशन कर रहे हैं, राइट। तो माइनस रिजर्व माइनस कमीशन। क्या समझ आया कि एडवांस की कैलकुलेशन करते टाइम हमें लैंग्वेज देखनी है कि लैंग्वेज कौन सी। हम दोनों टाइप की लैंग्वेज के क्वेश्चंस करेंगे, राइट। एक बार एडवांस का अमाउंट आ गया तो इस एडवांस का अमाउंट यहां लिख देंगे हम, या तो रेस्पेक्टिव जो भी है 80,000 या 75,000 जैसी भी लैंग्वेज होगी उसके हिसाब से, मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट, राइट। इंटरेस्ट रेट लेट्स से 18% है तो 18/100 मल्टीप्लाई 30/365, करेक्ट है क्या। तो जो भी होगा उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से ये आगे डेटा बढ़ जाएगा। क्या कंसेप्ट क्लियर है आपको, कंसेप्ट क्लियर है। एक कंसेप्ट में वो और एंटर हो रहा हूं, राइट। एक कंसेप्ट, क्वेश्चन उसके बाद ही करेंगे, एक क्वेश्चन में और एंटर हो रहा हूं, वो है कि कभी कभी आपसे इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग पूछी जाती है। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग का मतलब होता है कि ये जो आपकी नेट कॉस्ट है, ये नेट कॉस्ट एक तो नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है तभी कॉस्ट है, वो पॉजिटिव आ गई तो बेनिफिट हो गया, तो नेगेटिव आ रही है, श्योर है। तो a माइनस बी से जो भी हिस्सा आया नेट कॉस्ट, उस नेट कॉस्ट को हमने डिवाइड कर दिया किससे, एडवांस रिसीव्ड से। नेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय एडवांस रिसीव्ड बाय कंपनी। कंपनी के एंगल से ही इफेक्टिव कॉस्ट निकलती है, फैक्टर खुद इफेक्टिव कॉस्ट नहीं निकालता क्योंकि कॉस्ट नहीं है उसके लिए, तो बेनिफिट है, कंपनी के लिए कॉस्ट है। तो ये कंपनी के एंगल से निकल रहा है कि नेट कॉस्ट कैसे आया, a माइनस बी करके, राइट। a माइनस बी किया तो ये नेगेटिव हिस्सा आया, कॉस्ट लिख दिया तो ऑब्वियसली वो इटसेल्फ कंसीडर है कि वो नेगेटिव है, अलग से नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई 100 तो क्या ये परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट हो गया कि नेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय एडवांस रिसीव्ड बाय द कंपनी इनटू 100, ठीक है। लेकिन इस कॉस्ट को हम पर एनम में कन्वर्ट करते हैं। पर एनम में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम दूसरे सोर्स से कंपैरेबल तभी बना पाएंगे इसको जब ये पर एनम होगा, राइट। क्योंकि ये 2 महीने 3 महीने 5 महीने की कॉस्ट है और हम बैंक इंटरेस्ट से कंपेयर कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा कि 2 महीने की कॉस्ट पूरे साल से कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो इसको भी पर एनम कर दो ताकि बैंक इंटरेस्ट भी पर एनम हो जाए, ये भी पर एनम हो जाए, तो कंपैरिजन हो पाए कि हमें पैसा कहां से लाना चाहिए, फैक्टर से लाना चाहिए कि बैंक से लाना चाहिए, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। अब क्योंकि ये कॉस्ट कम हिस्से की होती है और हमें पूरे साल की कॉस्ट निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 365 डिवाइडेड बाय एसीपी। हमें पूरे साल को अगर कन्वर्ट करना होता है डेज में तो इंटू एसीपी डिवाइड बाय 365 करते हैं, लेकिन हमने एसीपी वाले कॉस्ट को पूरे साल में कन्वर्ट करना होता है तो इंटू अपोजिट कर देते हैं 365 डिवाइडेड बाय एसीपी, राइट। इंटू 12 डिवाइडेड बाय एसीपी भी हो सकता है अगर एसीपी मंथ में है, इंटू 52 डिवाइडेड बाय एसीपी भी हो सकता है अगर वो वीक में है। वो रेस्पेक्टिव चेंज आपको अब समझ आ गया होगा कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन स्टार क्या है, मजे की बात तो ये है कि एडवांस रिसीव्ड बाय जो कंपनी है ना, ये अमाउंट और ये अमाउंट भी सेम नहीं होगा। बोले यार फैक्टर ने एडवांस दिया और कंपनी ने एडवांस रिसीव किया तो दोनों सेम ही होंगे,
एक्चुअली ये वाला एडवांस वो है जिस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो रही है। लेकिन फैक्टर जनरली क्या करता है, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन, जनरली मार्केट ट्रेंड के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि फैक्टर इस अमाउंट को भी पूरा नहीं देता, इसमें से इंटरेस्ट अपफ्रंट काट लेता है। इस अमाउंट पे तो केवल इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, और कंपनी को जब देता है तो वो उस एडवांस में से इंटरेस्ट पहले ही काट देता है और फिर कंपनी को पैसा देता है। यानी कि जो कैलकुलेशन आपने पहले की एडवांस वाली, राइट, ये स्टार को यहां डिफाइन कर रहा हूं कि वो एडवांस रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन से जैसे भी आएगा, रिजर्व वाली लैंग्वेज से हो चाहे वो नॉर्मल वाली लैंग्वेज से हो, वो जो एडवांस आपका आया उस एडवांस में से इंटरेस्ट भी आपको माइनस करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट। ये वाला जो अमाउंट आता है वो अमाउंट है अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी, ये अमाउंट है अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी, राइट। मतलब अमाउंट गिवन बाय द फैक्टर जो है वो ये वाला अमाउंट है, ना कि ये वाला अमाउंट। गेटिंग माय पॉइंट? 75,000 और 80 जो हमने कैलकुलेट किया पिछले वाले में वो नहीं, 75 और 80 में से रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट जो भी होगा वो भी लेस हो जाएगा। यहां तक की बात भी क्लियर है 100%, कहीं कोई डाउट नहीं है? श्योर। चलो अब हम तैयार हैं पूरे इस फैक्टरिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो फैक्टरिंग के हम पूरे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, राइट। 2-3 क्वेश्चंस हम करेंगे और फैक्टरिंग में कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा कि हाँ यार फैक्टरिंग इज क्लियर नाउ, राइट। तो हम हमारे कंपाइलर के क्वेश्चंस पे, फैक्टरिंग का एक है क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद हम बाय द टाइम आगे भी बढ़ेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 को हम रीड आउट करते हैं और रीड आउट करके फिर जवाब देते हैं कि पूछा क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए फर्म हैज टोटल सेल A firm has total sell of 12 lakh and average collection period is 90 days. ये टोटल सेल कितनी है 12 लाख की और एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है 90 दिन का। The past experience indicate that bad debts losses are 1.5% of sell. अब ये 1.5% अप्लाई किस पे होता है, क्रेडिट सेल पे। बोले क्रेडिट तो दिया ही नहीं क्वेश्चन ने, when credit is not given in the question full sell will be considered as क्रेडिट, राइट। बाय डिफॉल्ट अजम्पशन ये होगी कि 12 को पूरा को क्या मान लेंगे, क्रेडिट सेल, ठीक है। द एक्सपीरियंस इंडिकेट बाय द फर्म इन एडमिनिस्ट्रेशन रिसीवेबल कलेक्शन एफर्ट्स आर 50,000। द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द फर्म, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 50,000 है, ठीक है। अब फैक्टर आया भाई साहब पिक्चर में, ए फैक्टर इज प्रिपेयर्ड टू बाय अ फर्म्स रिसीवेबल बाय चार्जिंग ए 2% कमीशन, मतलब 2% कमीशन लेगा। और फैक्टर विल पे एडवांस ऑन रिसीवेबल टू द फर्म एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 16% आफ्टर विथहोल्डिंग 10% रिजर्व। रिजर्व वाली लैंग्वेज आई, मतलब क्या होगा, कमीशन भी लेस किया जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एडवांस। कैलकुलेट द नेट बेनिफिट, इन्होंने इफेक्टिव कॉस्ट पूछा नहीं है, इफेक्टिव कॉस्ट एक स्टेप और आगे है, तो हमें तो a माइनस बी तक ही निकालना है और वहां पे आंसर को रोक देना। a माइनस बी के बाद इफेक्टिव कॉस्ट नहीं पूछा है, अगला क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहां इफेक्टिव कॉस्ट की तरफ भी मूव करेंगे। करेक्ट, क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलो क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ कंपाइलर, ठीक है। टेबल कौन सी बनेगी, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। टेबल बनेगी भाई साहब कौन सी, सेविंग ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ फैक्टर और कॉस्ट ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ फैक्टर, राइट। पर्टिकुलर अमाउंट, स्टेटमेंट की हेडिंग, ये सब हमें पता है, तो आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम इन इट, राइट। स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट बेनिफिट ऑब्लिक नेट कॉस्ट ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ फैक्टर, पर्टिकुलर्स अमाउंट। हम बात करते हैं सेविंग क्या क्या होगी। तो पहली सेविंग होगी हमारी बेड डेब्ट्स की, पहली सेविंग होगी बेड डेब्ट्स की। कितना होगा बेड डेब्ट्स, तो बेड डेब्ट्स इन्होंने दिया है 1.5% का, किस पे अप्लाई होगा ये 1.5%, ये 1.5% अप्लाई होगा 12 लाख पे, राइट। तो 12 लाख मल्टीप्लाई 1.5%, तो बताओ कितना आ रहा है, 18,000 आई थिंक, 12 और 6 18,000, 18,000 श्योर, ठीक है। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बचेगा भाई साहब,
एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या लिखा है, क्या अवॉइडेबल कितना परसेंट, 50%, 60%, 70%, कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या मान लिया जाएगा, 100% अवॉइडेबल है। तो 100% मतलब 50 के 50,000 पूरे के पूरे क्या मान लिया जाएंगे, सेविंग ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ फैक्टर। तो नेट सेविंग जिसको हम ए नाम देंगे वो कितनी होगी, 68,000। राइट, साथ के साथ सॉल्व करते हुए जाना बस। राइट, कैलकुलेटर चलना चाहिए, डायरेक्ट लिखने का नहीं। राइट, बिना कैलकुलेटर, आपके कैलकुलेटर पे आंसर आए तो ही लिखना। ए नाम दे देंगे टोटल सेविंग। फिर कॉस्ट ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ फैक्टर, तो कॉस्ट में पहली कॉस्ट से कमीशन। कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, बोले 12 लाख का कितना परसेंट कमीशन मांगा उन्होंने, 12 लाख का 2%, तो 12 लाख इंटू 2%, 24,000 रुपए का कमीशन हो जाएगा, करीब 4,000 कमीशन। करेक्ट है। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन एडवांस। मेन कहानी फैक्टरिंग में यही रहेगी, इंटरेस्ट ऑन एडवांस पे ही आपका जो है वो वर्किंग नोट बनेगा डिटेल्ड वाला, बाकी सब तो छोटे छोटे। इंटरेस्ट ऑन एडवांस की कहानी अच्छी है, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं भाई साहब। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस। अब एडवांस क्योंकि रिजर्व वाली लैंग्वेज है तो आपको ध्यान होगा कि कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट कितना है, यानी कि क्रेडिट सेल है 12 लाख। ठीक है, 12 लाख में से रिजर्व कितना लेस करना है, तो ये क्वेश्चन ने दिया है 10% रिजर्व। राइट, 10% आपको रिजर्व रोकना है, तो 10% रिजर्व यानी कि 1,20,000 रुपए तो रिजर्व लेस हो जाएगा। तो एक और चीज क्या लेस होगी, वो है कमीशन। कमीशन कितना लेस होगा, 24,000, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 24,000 कमीशन लेस होगा। तो ये हमारा वो एडवांस आएगा जिसपे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इफेक्टिव कॉस्ट इंटरेस्ट लेस होने के बाद आती है, इफेक्टिव कॉस्ट तो पूछा ही नहीं क्वेश्चन ने, अगले क्वेश्चन में आएगा तब वहां बात करेंगे हम। राइट, तो 12 लाख माइनस 1,20,000 माइनस 24,000, तो इट्स कमिंग 10,56,000। ये तो अभी एडवांस आया, इस एडवांस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन बाकी है। राइट, तो 10,56,000 पे फैक्टर इंटरेस्ट कितना डिमांड कर रहा है, तो फैक्टर बोल रहा है मैं 16% का इंटरेस्ट लूंगा। राइट, तो 16/100 कितने दिन के लिए कैलकुलेट होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दिन कहां से पता चलेगा, आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड 90 डेज है, तो 90 डेज के लिए कैलकुलेट होगा इंटू 90/360 या 365। क्वेश्चन ने कुछ बोला है क्या, 360 के लिए क्वेश्चन ने खुद ने बोला है। राइट, तो हम 360 ले लें। बताओ कितना आ रहा है, 1056 इंटू 16% इंटू 90 डिवाइडेड बाय 360, इट्स कमिंग 42240। क्रॉस चेक कर लेना, कैलकुलेटर चलने चाहिए। राइट, करेक्ट। मैं वापस से बता रहा हूं लेकिन आएगा अगले क्वेश्चन में। इफेक्टिव कॉस्ट अगर कैलकुलेट करने की बात होती तो 1056 में से 42,240 भी लेस करते और ये वाला एडवांस आता, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी, तो इससे डिवाइड करते हैं। राइट, तो यहां पे हम जा रहे हैं, और हालांकि इस क्वेश्चन में तो कॉस्ट ही नहीं है तो इफेक्टिव कॉस्ट की बात ही नहीं आती, यहां तो बेनिफिट आएगा। राइट, 42240 हम यहां लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन एडवांस। राइट, ब्रैकेट में वर्किंग नोट 42240। राइट, 42240, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 42240 प्लस 24,000, तो इट्स कमिंग 66240, ये बी का टोटल हो जाएगा। राइट, फिर ए माइनस बी जब हम करेंगे तो वो होगा 68,000 माइनस 622, 1,760 रुपए का नेट बेनिफिट आपका होगा ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ फैक्टर। तो आंसर खत्म होगा ऑन डिसीजन। हालांकि इन्होंने नेट बेनिफिट ही पूछा है, फिर भी डिसीजन दे दो। एग्जाम में क्या डिसीजन दे दो कि वी शुड अपॉइंट द फैक्टर बिकॉज बाय अपॉइंटिंग द फैक्टर वी आर एबल टू सेव 1,760 रुपीज नेट। करेक्ट है, श्योर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं जहां इफेक्टिव कॉस्ट कैलकुलेशन भी आएगी। राइट, तो ये क्वेश्चन और इसका आंसर का वे हो सकता है कि अलग दिया हो कंपाइलर में आपके पास जो सॉल्यूशन हो, बट डू नॉट गो। राइट, आप अपने वे से करो, आंसर चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, और वो इफेक्टिव कॉस्ट कंसिडर करने का फॉर्मूला, जहां बैंक से कंपैरिजन भी आ गया आप। राइट, कि इफेक्टिव कॉस्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव कर। राइट,
9 में हम देख रहे हैं कि इफेक्टिव कॉस्ट भी कैलकुलेशन की बात बोली है, ठीक है। इनको पढ़े, तैयार, चलो, ऑल सेट। A firm has a total sale of 200 lakhs, out of which 80% is credit। लेकिन हमारे काम का बस फिर क्या है, 80% ही हमारे काम का है, केस सेल हमारे काम की नहीं। तो फैक्टरिंग के सारे डिसीजंस क्रेडिट सेल पे होते हैं, ठीक है। इट इज ऑफरिंग क्रेडिट टर्म्स ऑफ 2/10 नेट 120। कितना क्रेडिट टर्म्स कितना दिया, 2/40 नेट 120, ठीक है। Of the total, 50% customers avail discount and the balance pay in 120 days। यानी कि एसीपी निकाला जा सकता है क्या? कल हमने देखा था, याद होगा आपको, एसीपी इस क्वेश्चन ने डायरेक्ट नहीं दिया क्योंकि हमारी कैलकुलेशन एसीपी पे बेस्ड होगी और एसीपी इज नॉट डायरेक्टली गिवन। तो हम एसीपी निकाल सकते हैं क्या? बताओ एसीपी कितना आएगा? बोले सर 40 मल्टीप्लाई 50%, ठीक है, प्लस रेस्ट आर पेइंग विद इन 120 डेज, तो 120 मल्टीप्लाई 50%, इट्स कमिंग 80 डेज। 80 दिन का आपका एसीपी आ रहा है। क्या क्लियर है ये कहानी? राइट, 80 दिन का आपका आ रहा है एसीपी, मतलब सारी कैलकुलेशन जो बेस होगी वो किस पे होगी? 80 दिन पे बेस्ड होगी, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट दैट बैड डेब्ट्स लॉसेस आर अराउंड 1% ऑफ द सेल, ठीक है, सेविंग में चला जाएगा। The firm spent about 2,40,000 per annum to administer its credit cell and these are avoidable। 100% अवॉइडेबल बोल ही दिया इन्होंने, नहीं भी बोला होता तो हमारे पास तो बाय डिफॉल्ट अजम्पशन थी कि हम 100% इसको क्या मानते हैं? अवॉइडेबल मानते हैं। एज ए फैक्टर इज प्रिपेयर टू बाय द फर्म्स रिसीवेबल। वो चार्ज भी करेगा भाई साहब, 2% वो कमीशन चार्ज करेगा और वो एडवांस पे इंटरेस्ट कितना लेगा? आफ्टर विथ होल्डिंग 10% एज रिजर्व, कितना लेगा? 18% का। विथ होल्डिंग वाली लैंग्वेज आई, मतलब क्या करना है? माइनस रिजर्व माइनस कमीशन, ये बाय डिफॉल्ट है। व्हाट इज द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग? ठीक है, करें, सॉल्व करें, तैयार। तो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग के लिए पहले ये वाला टेबल तो बनाना ही पड़ेगा, ए माइनस बी वाला। तो पहले ए माइनस बी वाला टेबल बना ले। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ कंपाइलर, ठीक है, चलो बनाओ भाई साहब टेबल। वही सेम चीजें लिखनी, सेविंग ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ फैक्टर, कॉस्ट ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ फैक्टर, ठीक। सेविंग में क्या क्या होगा? वही रिपीटेटिव चीज है, बैड डेब्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अभी भी सेविंग इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला फंडा नहीं आया, क्योंकि एसीपी में जब फायदा होगा तो सेविंग इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है, जो कि अगले क्वेश्चन में आएगा। डू नॉट वरी, धीरे 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 सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं, राइट। बैड डेब्ट्स कितना होगा? बैड डेब्ट्स का परसेंटेज दिया है इन्होंने, बैड डेब्ट्स इज 1% ऑफ द सेल। 1% ऑफ कौन सा सेल? 1% ऑफ क्रेडिट सेल, और क्रेडिट सेल कितना है? 160 लैक्स। 160 लाख का 1%, यहां हम लिख देते हैं रुपीज इन लैक्स, राइट। तो ये हो जाएगा 1.60 लैक्स। आप चाहो तो अमाउंट इन रुपीज भी कर सकते हो, तो फिर 1,60,000 हो जाएगा। चॉइस इज योर्स। आपको लग रहा है कि यार ये इतना बड़ा अमाउंट थोड़ी है सर, हम इसको तो रुपी में कर ही सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, चॉइस इज योर्स। एग्जाम में आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, अमाउंट इन रुपीज भी कर सकते हो, जो आ गया जो कि 1,60,000 आ जाए। चॉइस इज योर्स। यहाँ पे एग्जामिनर आपको कभी नहीं रोकेगा कि कितनी आपको लेनी चाहिए, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 2,40,000, डायरेक्ट दे दिया है क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सीधा लिख देंगे 2,40,000। टोटल सेविंग हमारी जो ए हो जाएगी, राइट, टोटल सेविंग वो हो जाएगी 2,40, 3, 4 लाख, ठीक साहब। फिर कॉस्ट ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ फैक्टर, तो कॉस्ट क्या क्या है? एक तो है कमीशन, यहां तक भी कोई आपत्ति नहीं। कमीशन इन्होंने कितना बोला? 2% कमीशन। 2% किस पे लगेगा? ये 2% ऑफ 160 लैक्स, राइट। 160 लैक्स का 2% मतलब ये हो जाएगा 3,20,000। और एक आएगा इंटरेस्ट ऑन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन एडवांस बनेगा कहाँ पे? ये वर्किंग नोट में। चलो वर्किंग नोट में आ जाओ, मैं लिखूं उससे पहले अगर आप कर लो तो मजा आ जाए, राइट। मैं लिखता हुआ जा रहा हूं, मैं रुक नहीं रहा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन मेरे से अगर फास्ट हो जाए और लास्ट में जाके क्रॉस चेक करना तो मजा आएगा, राइट। तो शुरू हो जाओ फटाफट से।
वर्किंग नोट, पहले एडवांस की कैलकुलेशन और एडवांस के बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, राइट। तो इसमें स्टेप नंबर 1 में हम एडवांस निकाल लेते हैं और स्टेप नंबर 2 में हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो एडवांस कितना आएगा कि हमारा क्रेडिट सेल जो है वो है 160 लैक्स, 160 लैक्स, लैक्स में कर लेते हैं, फिर बाद में रुपये में स्टेटमेंट में लिख देंगे। लेस इसमें से करेंगे हम रिजर्व, कितना परसेंट, क्वेश्चन ने रिजर्व दिया 10%, 10% रिजर्व मतलब 16 लेस हो जाएगा। फिर लेस होगा कमीशन, कमीशन कितना, क्योंकि लैक्स में चल रहा है तो फिर कमीशन 3,20,000 लिखने की बजाय 3.2 लैक्स लिखेंगे, राइट, सब कुछ लैक्स में। तो ये हो जाएगा एडवांस का अमाउंट। पहला अमाउंट क्रॉस मैच कर लो कि मेरे से पहले जो आपका आया वो सही आया या नहीं। इट्स कमिंग 140.8, आ रहा है क्या, आ रहा है। फिर सेकंड स्टेप पे हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन एडवांस। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 140.8 पे हम चार्ज करेंगे कितना परसेंट इंटरेस्ट, क्वेश्चन ने लिखा ही है, राइट, 18% का इंटरेस्ट है, तो इंटू 18% टू 18/100, कितने दिन का, एसीपी, एसीपी हमने निकाला क्या, कितने दिन, 80, 80 डिवाइडेड बाय 360 के 365, 360 क्वेश्चन ने बोला है, राइट, 360, राइट, तो वो आ जाएगा 140.8 इंटू 18% इंटू 80 बाय 360, 5.632 लैक्स। जब हम स्टेटमेंट में लिखेंगे तो स्टेटमेंट में अमाउंट में कन्वर्ट कर लेंगे 5,63,200, 5,63,200। तो ये टोटल ऑफ बी आ जाएगा हमारा। क्रॉस चेक किया, सही निकला आपका, सही आना ही था, राइट। फंडे क्लियर है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3,20,000 प्लस 5,63,200, तो ये आ जाएगा 8,83,200। फिर ए माइनस बी जब हम करेंगे तो ए माइनस बी यहाँ नेगेटिव आ रहा है, राइट, यहाँ नेगेटिव लिखेंगे, लेकिन जब इफेक्टिव कॉस्ट निकालने जाएंगे तो उसको नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सेल्फ कॉस्ट बोल रहे हो, उसको कॉस्ट बोल रहे हो, तो फिर नेगेटिव लिखने की जरूरत ही नहीं। तो इसमें से 4 लाख लेस करोगे आप, माइनस 4 लाख, तो कितना आ रहा है, 4,83,200 नेगेटिव। ये कॉस्ट है आपकी, राइट। इफेक्टिव कॉस्ट इन परसेंटेज टर्म हम अब कैलकुलेट करेंगे। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है, क्लियर है साहब, ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। आगे अब बढ़ेंगे तो क्या आएगा, इफेक्टिव कॉस्ट कैलकुलेट करना है हमें, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। इफेक्टिव कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट कितनी आई, बोले 4 लाख, 4,83,000, राइट। आप अब ये अमाउंट में ले रहे हो तो डिवाइड में लैक्स मत करना, राइट, डिवाइड में भी फिर पूरा अमाउंट ही लेना, तो ये ध्यान रखना, 4,83,200, राइट, डिवाइडेड बाय अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी, अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी, ये अमाउंट, बस इसमें से एक चीज लेस करनी है आपको, इस अमाउंट में से क्या करना है आपको, लेस करना है ये इंटरेस्ट का अमाउंट, 140.8, 140.8 माइनस 5.632, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 135 लैक्स, राइट। तो 1,35,16,800, राइट। ये अमाउंट में कर लिया, क्योंकि ऊपर भी अमाउंट है तो डिवाइड में भी अमाउंट ही आना चाहिए, तो इसलिए लैक्स में निकल रहा, राइट। मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया परसेंटेज टर्म में, ये आ गया परसेंटेज टर्म में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम ये, क्योंकि 80 दिन की कॉस्ट है और हमें इसको पर एनम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 360, क्वेश्चन ने बोला, अदरवाइज 365 लेते हैं, डिवाइडेड बाय 80, राइट। तो करो भैया, 4,83,200 डिवाइड 135,16,800 परसेंटेज मल्टीप्लाई 360 डिवाइडेड बाय 80, तो इट्स कमिंग 16.09% इफेक्टिव कॉस्ट पर एनम। मतलब फैक्टर की वजह से हमें इतना इफेक्टिव कॉस्ट पड़ रहा है पर एनम का। और एक बैंक है जो आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 14% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो हम बोलेंगे बैंक से लोन लेना ज्यादा ठीक है, इस फैक्टर की तरफ जा रहे हैं, फायदा हो रहा है, लेकिन वो फायदे के बावजूद इतना नुकसान हो रहा है कि ये 16% पर एनम का कॉस्ट पड़ रहा है, फायदा ओवरऑल नहीं दिख रहा है, 14% लोन लेना ज्यादा फायदेमंद है बैंक से।
राइट। तो ये सेकंड का आंसर कंपैरिजन से आ जाएगा। श्योर, क्लियर है। चलो अब हम बढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन की तरफ जिसमें मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमेशा डाउट पूछे हैं कि सर ये समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन कैसे हुआ, आपने जो तरीका बताया उस तरीके से तो मैच ही नहीं हो रहा है, वैसा 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 बहुत सारी चीज़ें बोली। राइट। तो वो है क्वेश्चन नंबर 22। राइट। जो फैक्टरिंग का क्वेश्चन है, और इसमें मैं बोल रहा हूँ आपका आंसर और इस यहाँ जो कंपाइलर में सॉल्यूशन दिया है उसका आंसर सेम आएगा, तरीका अलग हो सकता है। राइट। तरीका हम हमारा जो यूज किया है हमने वही करते हैं, आपने भी वही किया, लेकिन शायद आंसर मैच करने गए तो आंसर में बहुत सारी चीजें इधर उधर दिखी आपको, वो सब सही है, 100% करेक्ट है। द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। तो वे हमारा रखते हैं और फिर आंसर मैच करते हैं, देखते हैं कि सही है या नहीं। राइट। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो पढ़ते हैं। नव्या लिमिटेड एज एनुअल क्रेडिट सेल्स ऑफ 45 लाख, 45 लाख की एनुअल क्रेडिट सेल ही है, तो ये क्रेडिट ही हो गया। क्रेडिट टर्म्स ऑफ 30 डेज बट मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल हैज पुअर एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 50 डेज। क्रेडिट तो 30 की थी लेकिन फिर भी कलेक्शन होते होते 50 दिन हो जाता था, तो आपका एसीपी कितना हो गया, 50। लेकिन इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन 50 पे बेस्ड नहीं होगी, क्योंकि आगे फैक्टर गारंटी देगा कि आई विल कलेक्ट द पेमेंट इन 30 डेज। तो फिर गारंटी उसने दे दी तो फिर इंटरेस्ट और सारी कैलकुलेशन फिर उतने पे बेस्ड होगी जितनी गारंटी दे दी उसने। राइट। चाहे आपका एवरेज कलेक्शन 50 हो लेकिन आगे 50 थोड़ी रहेगा, फैक्टर ने तो आगे का बोला है कि मैं 30 दिन में कलेक्ट करके लाके दे दूंगा, तो कैलकुलेशन 50 से शिफ्ट होकर किस पे पहुंच जाएगी, 30 पे। वो 30 यहां से नहीं आ रहा, वो 30 फैक्टर यहां कमिट कर रहा है इसलिए आ रहा है। अगर इसकी जगह 25 होता तो 25 लेते हैं, फैक्टर कमिट करता मैं 40 में दूंगा तो 40 लेते हैं। तो ये 30 और ये 30 का कोई कनेक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है। बट द मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल हैज पुअर, ठीक है, ये बेड डेप्थ 0.4% ऑफ सेल। फैक्टर इज ऑफर्ड टू टेक ओवर द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब लैंग्वेज ऐसी की वैसी जो अब आपने पढ़ चुके हैं। राइट। विद एनुअल फीस ऑफ 1%। नव्या लिमिटेड एस्टिमेट द सेव इन 35,000 पर यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, यहाँ तक की कॉस्ट बहुत नॉर्मल जैसा हमने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन। ड्यू टू एफिशिएंसी द फैक्टर एवरेज कलेक्शन पीरियड वुड रिड्यूस टू 30 डेज, ये अभी हमने देख ही लिया। बेड डेप्थ वुड बी 0, बेड डेप्थ 0 हो जाएगा, नहीं भी लिखा होता तो हम तो 0 ही मानते। द फैक्टर वुड एडवांस 80% ऑफ द इनवॉइस अमाउंट, इन्होंने लैंग्वेज क्या यूज की है, एडवांस क्या करेगा, 80% करेगा, मतलब माइनस रिजर्व माइनस कमीशन नहीं होगा, सीधा सीधा क्रेडिट सेल का 80% एडवांस, बात खत्म। राइट। और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा 11% का। ठीक है। नव्या लिमिटेड इज करंटली फाइनेंसिंग रिसीवेबल फ्रॉम ओवरड्राफ्ट कॉस्टिंग, मतलब उनका अगर खुद का पैसा कोई लगाना होता है तो वो उसकी कॉस्टिंग 10% है, फैक्टर की कॉस्टिंग 11%। बोले कहाँ काम आएगा ये 10%, ये भी थोड़ी देर बाद समझ आएगा आपको कि एक जगह काम आएगा कि आपका सेविंग इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होगा, क्योंकि 50 दिन का पीरियड रिड्यूस होके कितना हो गया, 50 दिन का पीरियड रिड्यूस होकर 30 दिन हो गया, तो कहीं ना कहीं आपका 20 दिन जो है वो कहीं ना कहीं आपका सेविंग इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में रोल प्ले करेगा। ठीक है। इफ द ऑकरेंस ऑफ क्रेडिट थ्रू आउट द ईयर, compute whether the factor services should be accepted or rejected, assume 365 days। अब 360 नहीं ले सकते, क्वेश्चन नहीं 365 बोल दिया, हम हमारे तरीके से करते हैं और आंसर पे पहुंचेंगे। राइट। मत जाओ क्वेश्चन के तरीके पे, वैसा ही जैसा हमने सीखा एग्जैक्टली वैसा करते हैं। ठीक। सेविंग ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ फैक्टर और कॉस्ट ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ फैक्टर। राइट। सेविंग में क्या क्या है, पहला सेविंग है बेड डेप्स, कितना, बेड डेप्थ से 0.4%, 0.4% किस पे अप्लाई होगा, 45 लाख इंटू 0.4%, 18,000, तो 18,000 आपका बेड डेप्थ आ जाएगा, नॉर्मल है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में 35,000, 35,000 एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में बच जाएगा, 35,000। अगला नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया गया अभी इसलिए सिलेक्शन में नहीं लिया, कमीशन और इंटरेस्ट क्या होगा वो हमने सीख लिया अब और आ गया। अब ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया कि सेविंग इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर होगा, सेविंग इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो देखते हैं कि फायदा कितना होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बना देते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट पे जब हम जाएंगे
तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सेविंग कैसे पता चलेगी कि पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी लगा करती थी और आज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी लगा कर रही है, राइट। पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी लगती थी और आज कितनी लग रही, बस अगर ये दोनों आ गए तो आपका दोनों का डिफरेंस सेविंग है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ओल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी लगा करती थी, पहले ये बताओ, ओल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी लगा करती थी। वैसे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ड होती है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल पे, लेकिन कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल की कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, तो मजबूरी हो गई हमारी कि ये क्रेडिट सेल पे हम बेस करना पड़ेगा हमें, कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल इनटू एसीपी इनटू आरओआर हमेशा करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी मजबूरी है, व्हेन कॉस्ट डिटेल इज नॉट गिवन हम इसको बेस करेंगे किस पे, 45 लाख पे। 45 लाख मल्टीप्लाई 45 लाख मल्टीप्लाई, राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आगे क्या होता है, आगे है एसीपी का रोल। पुरानी बात कर रहे हैं हम, पुरानी बात कर रहे हैं तो पुराना एसीपी लेंगे कि पुरानी कॉस्ट तो 50 दिन के हिसाब से लगा करती थी, तो 50 दिन ही लेंगे। 50 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई, राइट, मल्टीप्लाई 10%, क्योंकि वो जो ओल्ड ड्राफ्ट का कॉस्ट है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा, राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑब्लिक इंटरेस्ट दोनों में से एक ही आता है, तो ये इंटरेस्ट कॉस्ट समझ सकते हो। 45 लाख इंटू एसीपी डिवाइड बाय 365 इंटू 10%, बताओ कितना आ रहा है, 45 लाख इंटू 50 बाय 365 इंटू 10%, तो इट्स कमिंग 61,644 राउंडेड ऑफ, राइट। इसमें से लेस कर देंगे हम न्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो सेविंग आ जाएगी। इसमें से लेस कर देंगे हम न्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब न्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी लगेगी, कि न्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी 45 लाख, पूरा नहीं लगेगा क्योंकि 45 लाख का 80% तो फैक्टर लगाएगा, जिसकी इंटरेस्ट कॉस्ट हम अलग से लिखेंगे, राइट, वो हमारी कॉस्ट है। इसका 20% ही लगेगा क्योंकि 80% फैक्टर दे चुका है, तो 20% ही आपको लगाना है। आपका ओन फंड तो 20 ही लग रहा है, इंटू 30 बाय 365, क्योंकि अब नया पीरियड 30 ही हो गया, 30 दिन के लिए पैसा लगाना है आपको, मल्टीप्लाई 10%। तो बताओ 45 लाख का 20%, फिर मल्टीप्लाई 30 बाय 365 मल्टीप्लाई 10%, तो इट्स कमिंग 7397, राइट। ये लेस करेंगे तो ये जो फिगर आएगा वो आएगा सेविंग इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट्स कमिंग 54247, 54247, राइट। तो ये सेविंग इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम यहाँ लिख देंगे 54,247 रुपए की कॉस्ट, और ये टोटल लगा देंगे, राइट। इसको ये नाम दे देंगे, बाद में करते हैं हम टोटल। पहले हम बात करते हैं कमीशन और इंटरेस्ट ऑन एडवांस की। कमीशन में आपको मेरी जरूरत होनी नहीं चाहिए, कमीशन तो आप डायरेक्ट कर लो। आप कमीशन कितना परसेंट है, कमीशन दिया है इन्होंने 1%, 1% फैक्टर चार्ज करेगा, कितने पे चार्ज करेगा, 1%, 45 लाख पे, तो 45,000 आपका कमीशन आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस में यही ब्रैकेट में ही बता सकता हूँ। इंटरेस्ट ऑन एडवांस कैसे होगा कि 45 लाख का कितना परसेंट, 80% एडवांस दे रहा है, लैंग्वेज अलग है इसलिए कमीशन और रिजर्व लेस नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 45 लाख का 80% मल्टीप्लाई कितने परसेंट है, फैक्टर का इंटरेस्ट 11%, मल्टीप्लाई 11/100 मल्टीप्लाई 30 बाय 365। तो बताओ 45 लाख का 80% मल्टीप्लाई 11% मल्टीप्लाई 30 बाय 365, इट्स कमिंग 32548, राइट। अब हम ए का टोटल कर देते हैं, बी का टोटल कर देते हैं और फिर ए माइनस बी करें, राइट। तो बी का टोटल आ रहा है 77548। ए का टोटल देख लेते हैं, 18,000 प्लस 35,000 प्लस 54247, इट्स कमिंग 107,247, राइट, 107,247। चेक कर लेना एक बार। ए में से फिर बी हम लेस करेंगे, ए माइनस बी 77548, इट्स कमिंग 29699, और नाउ यू कैन कंपेयर दिस आंसर ऑफ कंपाइलर विद दिस, वो सेम आएगा। वे ऑफ प्रेजेंटेशन इट डिफर, राइट, वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग है। जब सबसे लास्ट में आप देखोगे तो इट्स कमिंग 29699 इज द नेट सेविंग ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ फैक्टर। क्या फैक्टरिंग क्लियर है आपको, इज इट क्लियर, राइट। तो अब फैक्टरिंग के 2-4 क्वेश्चंस आपके कंपाइलर में और हैं, वो आपके लिए होमवर्क है, उनको सॉल्व जरूर कर लेना, और डाउट कुछ भी आए
तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना या फोन करना, राइट, आई विल डील इट। ठीक है, एक आखिरी कंसेप्ट बता के आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहा हूं मैं, राइट। वो कंसेप्ट जो है वो डिस्काउंट ना लेने की कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग डिस्काउंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग डिस्काउंट। जैसे आया 2/10 नेट 30, ये एग्जांपल हमारा मास्टर जो बहुत बार हमने लिया, कितना 30 दिन का क्रेडिट है, 10 दिन में कोई पैसा देगा तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपने बोला 10 दिन में पैसा नहीं दूंगा, मैं तो 30 ही दिन में पैसा दूंगा। जनरली मैं 10 दिन में देता हूं, 2% का डिस्काउंट लेता हूं, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं डिस्काउंट को फोरगोन करना चाहता हूं, डिस्काउंट को मैं नहीं लेना चाहता, ये बेनिफिट नहीं लेना चाहता। ठीक है, बेनिफिट नहीं लोगे तो 20 दिन आप एक्स्ट्रा पैसे को यूज कर पाओगे, आप 20 डेज आप एक्स्ट्रा यूज कर पाओगे। तो 20 डेज एक्स्ट्रा यूज करने पर नुकसान हुआ आपका डिस्काउंट का, तो वो नुकसान कितना परसेंट हुआ, बस यही निकाल रहे हैं हम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है D/100 माइनस डी, डिस्काउंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, इंटू इसको पर एनम में कन्वर्ट करना है तो इंटू 365 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग पीरियड, राइट। डिस्काउंट जब जनरली हम लेते थे, जनरली हम जो पे करते थे वहां से लेके आपको मैच्योरिटी तक, मतलब आपने कितने दिन यूज किया, रिमेनिंग पीरियड यहां पे आ जाएगा, रिमेनिंग पीरियड, राइट, जिसको आप जनरली फॉर्मूले में तो पीरियड ही लिख सकते हो, सॉल्व करते टाइम आप बस ये ध्यान रखना कि रिमेनिंग पीरियड आएगा जो कि बचा है। तो यहां पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डिस्काउंट ना लेने की कॉस्ट पता है आपको क्या पड़ी, वो अभी पता चलेगा, 2 डिवाइडेड बाय 98, 2 अपॉन 100 माइनस 2 इंटू 100 इंटू 365 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग डेज कितना है 20, राइट। तो 2 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 20, डिस्काउंट ना लेने की कॉस्ट पड़ी आपको 37.24% पर एनम, राइट। इतना ज्यादा नुकसान हुआ है आपको, ये ध्यान रखना आप, राइट। एक और करते हैं, राइट, एक एग्जांपल और लेते हैं और आज का ये लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। आई थिंक ये आपको समझ आ गया, लेकिन एक एग्जांपल आपके लिए, राइट, फटाफट से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, आप सॉल्व करके बताओ। 4/20 नेट, 4/20 नेट 50, चलो हो जाओ शुरू। 4/20 नेट 50, 1 मिनट रुका हुआ हूं मैं, देखते हैं। स्पीडली आंसर आना चाहिए। 4/20 नेट 50, चलो। तो अब आंसर क्रॉस वेरीफाई करना मुझे, आपकी जो कॉपी में लिखा है और हम जो कर रहे हैं, 4/96 इंटू 100 इंटू 365 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग पीरियड कितना था, इन दोनों का डिफरेंस 30 डेज, तो 30, तो 4/96 इंटू 100 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 30, तो इट्स कमिंग 50.69%, जो कि आपकी कॉपी में लिखा हुआ ऑलरेडी है, एंड यू आर 100% करेक्ट, राइट। और अब ये समझ आ गया होगा कि डिस्काउंट ना लेने की कॉस्ट कितनी है, राइट। चलो, तो आज का ये लेक्चर हम यही समाप्त कर रहे हैं, इसके साथ हमारा डेटास मैनेजमेंट समाप्त हुआ है, राइट। 2 लेक्चर में हमने डेटास मैनेजमेंट कवर किया विथ क्वेश्चंस, तो आप स्पीडली कभी इन फ्यूचर वापस से रिवाइज करना है तो इन 2 लेक्चर्स को आपने देख लिया, 2 घंटे में आपका पूरा डेटास मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा, राइट। एग्जाम आई विल ट्राई कि मैं कुछ उतने घंटे का ये रिवीजन सेशन कर पाऊं कि आप एग्जाम टाइम पे भी इन रिविजन्स को देख के जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, आपका पूरा 100% फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर रिच में आपके आ जाएगा, राइट। बहुत क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो आई विल ट्राई कि मैं जितने घंटे रिड्यूस कर पाऊं, राइट, कवरिंग ऑल द कंसेप्ट। पहला टारगेट तो ये होगा कि सारे कंसेप्ट कवर हो, और दूसरा टारगेट ये होगा कि मैं जितना इस कंटेंट को प्रिसाइज करके आपको दे पाऊं, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर हम ही रोक रहे हैं, कल कंटिन्यू करते हैं विद सम न्यू टॉपिक, राइट। तब तक के लिए बाय बाय।